दोस्तों, एक गरीब देश और उसमें मौजूद एक शानदार महल और इस महल की दीवारें लाखों लोगों की मौत की गवाही भरती हैं। और इस महल में आपको जगह जगह पर खून, इंसानी खोपड़ियां और इंसान को टॉर्चर करने वाले औजार मिलेंगे। ये वही महल है जहां पर ईदी अमीन ने अपनी चौथी पत्नी के हाथ काटकर पैरों वाली जगह पर लगा दिए थे और फिर पैर काटकर हाथों वाली जगह पर लगा दिए थे। ये वही इंसान था जो मरे हुए लोगों के साथ घंटा घंटा भर बैठकर बातें करता था। ईदी अमीन के इतने बेरहम और जालिम होने के बावजूद भी युगांडा के लोगों ने उसको अपना राष्ट्रपति बनाया हुआ था। वहाँ के लोग इसको बहुत प्यार भी करते थे कि और वो कौन से कारण थे कि लाखों लोगों की हत्या करने वाले बेरहम इंसान को वहाँ के लोग अपनी पलकों पर बिठाते थे। इस प्रेसिडेंट की कहानी शुरू होती है 1924 और 1925 के बीच, जब नॉर्थ वेस्ट युगांडा के एक छोटे से कबीले काकवा में जन्म होता है ईदी अमीन का। कहा जाता है कि काकवा कबीले के लोग काफी खतरनाक होते हैं और ये लोग कुदरत के काफी नजदीक भी होते हैं और अपने रीति रिवाजों में अक्सर जानवर और इंसानों का खून पीते हैं। इन सभी रीति रिवाजों के बीच पैदा हुआ ईदी अमीन। उसके लिए किसी को मार कर उसको खाना या उसका खून पीना उसके लिए आम बात थी। ईदी के माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और उसकी माँ उसको लेकर युगांडा आ गई थी। गरीब होने की वजह से ईदी की पढ़ाई पूरी न हो सकी। ईदी को छोटी क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े और आखिरकार 21 साल की उम्र में उसने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लिया। ब्रिटिश आर्मी में वो कुक का काम करने लगा। 6 फीट 4 इंच के लोकल भाषा बोलने वाले ईदी का फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया। अंग्रेजों को उस वक्त युगांडा में एक ऐसा सिपाही चाहिए था जो बिना कुछ भी कहे उनके हर हुक्म माने और ईदी ने ऐसा करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश आर्मी में उसने बॉक्सिंग, रग्बी और स्विमिंग की ट्रेनिंग भी ली और साथ ही उसने ब्रिटिश का अफ्रीका में दबदबा बनाने में पूरी मदद की। ब्रिटिश आर्मी के लिए ईदी इतना भरोसेमंद हो गया कि वो बिना सोचे समझे अंग्रेजों के लिए अपने लोगों को ही मारने लगा। 1952 से लेकर 1960 तक चले माओ रेवोल्यूशन में केनिया और सोमालिया के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से आगे होकर लड़ रहा था कि ईदी अमीन इतना जालिम हो गया था कि वो दुश्मन सिपाही को जिंदा ही खड्डे में दबा देता और सामने वाले ऑफिसर्स को इस तरह से मारता कि उन्हें देखकर दूसरे सिपाहियों की रूह तक काम जाती थी। अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसे जालिम तरीके अपनाने के कारण वो अंग्रेजों की नजर में आया और मशहूर होने लगा। धीरे धीरे उसका रैंक बढ़ता गया और 1962 में वो ब्रिटिश आर्मी का दूसरा सबसे बड़े रैंक का अफसर बन गया। इस सफर के दौरान उसको अपना दोस्त मिल गया था। उसका नाम था मिल्टन अबोटो। ये भी ब्रिटिश आर्मी में एक हाई रैंक का अफसर था। इन दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई थी कि ये दोनों ब्रिटिश आर्मी के नाक के नीचे ही सोना, गोला बारूद और हथियारों की स्मगलिंग करने लगे। ये सब कुछ ब्रिटिश आर्मी के नाक के नीचे चलता रहा, पर ब्रिटिश आर्मी को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब तक उनको पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब युगांडा आजाद होने वाला था। इसलिए 9 अक्टूबर 1962 में युगांडा के आजाद होने के बाद वहां के राष्ट्रपति बन गए मिल्टन ओबेटे और कमांडर ऑफ चीफ आर्मी बन गए ईदी अमीन। अब कानूनी रूप से ईदी अमीन ओबेटे के नीचे था, जो कि पहले दोनों दोस्त थे और सभी काम साथ मिलकर करते थे। लेकिन अब पोजीशन, पावर और पैसे के लिए इन दोनों में अनबन शुरू हो गई और ये तकरार इतनी ज्यादा हो गई कि ईदी अमीन ने ओबोटे के खिलाफ आर्मी खड़ी करनी शुरू कर दी, जिनका काम था ओबोटे को मारना। लेकिन जैसे ही ओबोटे को ईदी की इस चाल के बारे में पता चला तो उसने ईदी का रैंक कम कर दिया। उसने ईदी को चीफ ऑफ आर्मी ऑल फोर्स से चीफ ऑफ आर्मी बना दिया। अब दूसरी आर्मी फोर्स पर ईदी का कंट्रोल नहीं था। ईदी अब गुस्से में आग बबूला हो गया और अब उसको बस 2 ही चीजें चाहिए थी, एक तो राष्ट्रपति की कुर्सी और दूसरी ओबेटे की मौत। ऐसा करने के लिए पहले वो गरीब लोगों के बीच गया, उनसे बात करने लगा और उनके साथ डांस करने लगा और उनके दिक्कतों के बारे में सुनकर उनका हल तुरंत कर देता। ऐसा करने से वो लोगों के बीच बहुत फेमस हो गया और वो ऐसा काफी देर तक करता रहा और आखिर वो टाइम आ गया जिसका ईदी को बहुत देर से इंतजार था। 25 जनवरी 1971 को कॉमन हेड्स ऑफ गवर्नर की मीटिंग के लिए ओबेटे सिंगापुर गया। ओबेटे के सिंगापुर जाते ही ईदी ने खुद को युगांडा का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। लोगों को तो पहले ही ईदी के ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए बिना किसी दिक्कत के लोगों ने उसे अपना राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया और यहाँ से शुरू हुआ युगांडा के इतिहास का एक काला अध्याय। अपने राष्ट्रपति बनते ही ईदी ने ओबेटे को युगांडा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया और उसे युगांडा से बैन कर दिया गया और उसने पूरे युगांडा में एक खबर फैला दी कि अगर कोई भी ओबेटे के साथ मिला हुआ है या उसकी कोई मदद कर रहा है तो उसे दर्दनाक मौत दी जाएगी।
ईदी ने कट्टर और जालिम लोगों की आर्मी तैयार की और एक नई यूनिट बनाई। इस आर्मी के बारे में ईदी के अलावा किसी को भी नहीं पता था। तो इस यूनिट का काम था कि अगर कहीं पर भी पता चलता है कि ईदी के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो उस आदमी को बिना किसी इजाज़त के वहीं मार देना। इस यूनिट को ईदी ने इतनी इजाज़त दी थी कि वो लोग शक के आधार पर पूरे का पूरा कबीला ही खत्म कर देते थे। इन्होंने अचोली और लंगो कबीलों के लोगों को शक के आधार पर ही बेरहमी से मार दिया था, क्योंकि इनको शक था कि ये कबीले के लोग छुपकर राष्ट्रपति और बेटे की मदद कर रहे हैं। इसी बीच 1972 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक दिन ईदी सुबह उठा और उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने अपने सपने में कहा है कि युगांडा में जितने भी एशियाई लोग हैं इन्हें युगांडा से बाहर निकाल दो। ये ईदी का सच्चा सपना था या फिर उसने एक कहानी बनाई थी, इसके बारे में तो ईदी ही जानता था। पर सुबह उठते ही उसने वो काम किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने ये घोषणा कर दी कि जितने भी युगांडा देश में एशियन लोग हैं वो लोग युगांडा देश छोड़कर चले जाएं। और उस वक्त युगांडा में जितने भी एशियाई थे उन सब में भारत के लोग सबसे ज़्यादा थे और यही भारतीय युगांडा की इकोनॉमी में 60% की हिस्सेदारी रखते थे। इसलिए ईदी को लगता था कि आगे चलकर भारतीय लोग युगांडा के ऊपर राज न करने लगे। और उसके बाद युगांडा की आर्मी ने एशियाई लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू कर दिया और जो युगांडा से बाहर नहीं गया इन एशियाई लोगों को ईदी ने बंकर्स में बंद कर दिया और कई एशियाई लोगों को जिंदा ही मगरमच्छ के सामने फेंक दिया और कुछ को काट कर जानवर को खिला दिया। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक बार ईदी ने 40,000 विकलांग लोगों को जिंदा ही मगरमच्छ के सामने फेंक दिया था। और इस तरीके से ईदी की जुल्म की दास्तान बढ़ती गई और चाहे वो युगांडा के लोग हो या फिर एशियाई लोग, वो किसी को भी नहीं बख्श रहा था। ईदी की आर्मी लोगों को कैसे टॉर्चर करती है ये देखने के लिए ईदी ने अपने महल में 5 चैम्बर बनाए थे। इन चैम्बर्स में ना तो कोई खिड़की थी और ना ही हवा किसी रास्ते से अंदर आती थी और लोग दम घुटने की वजह से ही इन चैम्बर में मर जाते थे। ईदी इतना जालिम था कि वो इन चैम्बर्स में बैठ जाता और मर रहे लोगों की चीखें सुनता और जोर जोर से हंसता और इन मरे हुए लोगों की लाशों को वो मगरमच्छों को खिला देता और कई बार इन चैम्बर्स में पानी भरकर इनमें बिजली की तार रख देता और लोग तड़प तड़प कर मरते। ईदी हिटलर का बहुत बड़ा सपोर्टर था और उसने इसी चैम्बर्स में 5 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा था। कई बार जब वो किसी को मारता तो उन लोगों की लाशों को अपने कमरे में ले जाता और घंटों घंटों उनसे बात करता था, उनके साथ सो भी जाता है। ईदी का ये कमरा एक सीक्रेट कमरा था जिसके अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि इस कमरे में क्या है। इस कमरे का राज तब खुला जब ईदी की 5वीं पत्नी उस कमरे में गई। उसने वहाँ जो भी देखा उसे देखकर वो कांप गई। उसने वहाँ 2 बड़े फ्रीजर देखे। उन फ्रीजर्स में 2 इंसानों के कटे हुए सर पड़े थे। उस कमरे में बहुत सी लाशें भी थी जिनके बॉडी पार्ट्स अलग थे, जैसे कि होंठ, दिल, आंखें, नाक और गुप्तंग। ईदी की इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक राक्षस था। धीरे धीरे ये बात लोगों के सामने आने लगी और ईदी का असली चेहरा लोगों के सामने आने लगा। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में उसने ये बात भी कही थी कि इंसान का मांस और किसी भी दूसरे मांस से ज़्यादा नमकीन होता है। ईदी के पर्सनल डॉक्टर्स ने जब उसका चेकअप किया तो पता चला कि ईदी को दिमाग की कई बीमारियाँ थी, पर ईदी अपने आप को बीमार मानने के लिए तैयार नहीं था। टाइम के साथ साथ ईदी का पागलपन बढ़ता गया और युगांडा की इकोनॉमी नीचे गिरती गई। इसके बाद उसने पावर में रहने के लिए तंजानिया पर हमला कर दिया, पर वो हार गया। हार के बाद वो लीबिया भाग गया और लीबिया से फिर वो सऊदी अरब चला गया और 16 अगस्त 2003 में उसकी ऑर्गन फेल होने के कारण मौत हो गई। उसके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे जालिम और अत्याचारी तानाशाह ईदी अमीन की सच्ची कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।